हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 15 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे और ये 15 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो जल्दी से इन 15 प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, जल्दी से घोल के इन 15 प्रश्नों को आपको पी जाना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हिंद चिन्ह का तात्पर्य क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चिन्ह का तात्पर्य क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हिंद चिन्ह का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। तो हिंद चिन्ह का तात्पर्य किससे है बाबू? तो हिंद चिन्ह का तात्पर्य तत्कालीन यानी आज के 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। जो हिंद चीन क्षेत्र का उत्तरी सीमा है ये किन देशों को छूती है बाबू? तो म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है और हिंद चीन क्षेत्र के दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में चीन सागर है एवं इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। और हिंद चीन क्षेत्र का जो पश्चिम है इसके पश्चिम में भी किस देश का क्षेत्र पड़ता है? तो म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। तो यहां पे ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हिंद चीन का तात्पर्य क्या है। तो हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन यानी आज के 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है और दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो चीन सागर स्थित है एवं इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। और यह प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और यह प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और ये सभी क्वेश्चन बाबू काफी महत्वपूर्ण है, एकदम गेस क्वेश्चन है, लड़ने वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादनों पर आश्रित होता है या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। तो कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादनों पर आश्रित होता है यानी कृषि के उत्पादनों पर निर्भर रहता है, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग कहते हैं। और इसे दूसरी शब्दों में कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? तो जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। तो जिसके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है तो वैसे उद्योगों को क्या कहते हैं? तो कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए चीनी उद्योग हो गया, तो चीनी उद्योग में चीनी बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? ईख का जरूरत पड़ेगा। और ईख कहां से आएगा? तो ये कृषि क्षेत्र से आएगा। तो जो चीनी उद्योग होगा ये किस प्रकार का उद्योग होगा बाबू? तो ये कृषि जनित उद्योग होगा। अब देखिए टमाटर सॉस उद्योग में सॉस बनाने के लिए टमाटर का जरूरत पड़ेगा और टमाटर कहां से आएगा? तो ये कृषि क्षेत्र से आएगा। तो यहां पे टमाटर सॉस उद्योग कैसा उद्योग हुआ बाबू? तो ये भी कृषि जनित उद्योग हुआ। तो यहां पे आपको समझ में आ गया है कि कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। तो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादनों पर आश्रित होता है यानी निर्भर होता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। या जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग हो गया, टमाटर सॉस उद्योग हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर।
3 नंबर प्रश्न है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। छोटा नागपुर के उरांव आदिवासियों ने 1914 से 1920 ईस्वी तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। छोटा नागपुर के जो उरांव आदिवासी थे, इन्होंने 1914 से लेकर 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया। अहिंसक आंदोलन का अर्थ क्या होता है कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है उसे अहिंसक आंदोलन कहते हैं। तो 1914 से लेकर 1920 तक इन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। और जो जतरा भगत आंदोलन था, इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। इसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस, मदिरा एवं आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की सलाह दी गई। और इसमें एकेश्वरवाद ये क्या होता है बाबू कि दुनिया में एक ही ईश्वर होते हैं, एक ही ईश्वर को मानना है, इस पर बल दिया गया। मांस मदिरा को मना किया गया कि मांस मदिरा आपको नहीं खाना है। और जो आदिवासी नृत्य है इससे आपको दूर रहने की सलाह दिया गया था, यानी आदिवासी नृत्य आपको नहीं करना है। तो यही जतरा भगत के बारे में था। तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छोटा नागपुर के उरांव आदिवासियों ने 1914 से लेकर 1920 ईस्वी तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया। इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया तथा मांस मदिरा को मना किया गया कि मांस मदिरा आपको नहीं खाना है, तथा आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की सलाह दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। औद्योगिकरण के परिमाण स्वरूप ही बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति हुई। बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो औद्योगिकरण के परिमाण स्वरूप यानी औद्योगिक क्रांति के फल स्वरूप ही बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसे ही मध्यम वर्ग कहा जाता है। और बुजुर्गवा वर्ग को ही मध्यम वर्ग कहा जाता है जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के शोषण मूलक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। और जो बुजुर्गवा वर्ग थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के जो शोषण मूलक नीति था इसके खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति हुई। और बुजुर्गवा वर्ग को ही मध्यम वर्ग कहा जाता है जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के शोषण मूलक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि। तो यहाँ पे प्रश्न है कि शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो जो शहर होता है ये रोजगार का केंद्र होता है, व्यापार का केंद्र होता है, वाणिज्य का केंद्र होता है, शिक्षा का केंद्र होता है, स्वास्थ्य का केंद्र होता है, यातायात आदि का केंद्र होता है। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था का भी केंद्र होता है। और जो शहर होता है ये गतिशील अर्थव्यवस्था का भी केंद्र होता है। शहर राजनीतिक प्राधिकार के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। और शहरों में जो राजनीति का वर्चस्व सबसे अधिक होता है, इसलिए जो शहर होते हैं ये राजनीतिक प्राधिकार के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया के बारे में संक्षेप में लिखे। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको यंग इंडिया के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार करने के लिए किया गया था। तो यंग इंडिया क्या है बाबू? यंग इंडिया एक पत्रिका है। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था।
और यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी जी के विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया। यहां पर देखिए जो यंग इंडिया पत्रिका है, इस पत्रिका के माध्यम से जो गांधी जी थे ये सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से सरकार को अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। और यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से ही महात्मा गांधी जी ने भारत के आवाम का अर्थ क्या होता है, लोग होता है, तो भारत के लोगों को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया, जागरूक किया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि यंग इंडिया के बारे में संक्षेप में लिखें। तो यंग इंडिया क्या है बाबू, एक पत्रिका है जिसका संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी जी के विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि संघीय शासन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको संघीय शासन की कोई 2 विशेषता आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। आइए पहला विशेषता को देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता होता है ये केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाता है। तो ये हो गया पहला विशेषता। आइए देखते हैं दूसरा विशेषता। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होता है और दूसरी राज्य सरकार होती है। संघीय शासन व्यवस्था में कितनी सरकारें होती हैं, तो दोहरी सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होती है और एक क्या होती है, राज्य सरकार होती है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग इस प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला क्या होता है, ग्राम सभा होता है। दूसरा क्या होता है, यहां पे कार्यकारिणी समिति होती है। तीसरा यहां पे पंचायत सेवक होता है। चौथा ग्राम रक्षक दल होता है और पांचवा क्या होता है, ग्राम कचहरी होता है। तो यहां पे ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला ग्राम सभा होता है, दूसरा कार्यकारिणी समिति होता है, तीसरा पंचायत सेवक होता है, चौथा ग्राम रक्षा दल होता है और पांचवा क्या होता है, यहां पे ग्राम कचहरी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये कहां से शुरू हुआ बाबू, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। और जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये महिलाओं के द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। और जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था, तो पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। ताड़ी ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाली नशीली पेय पदार्थ है। और ताड़ी क्या है, तो ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाली नशीली पेय पदार्थ है। तो यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ था। तो जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये कहां से शुरू हुआ था बाबू, तो यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और ताड़ी विरोधी आंदोलन किसने शुरू किया था, तो महिलाओं ने शुरू किया था, इसे आपको याद रखना है। और ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। और ताड़ी क्या होता है, तो ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाली नशीली पेय पदार्थ है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न है कि वैध सरकार किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि वैध सरकार किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को वैध सरकार कहते हैं। तो बाबू वैध सरकार किसे कहते हैं? तो वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, यानी लोग के वोट के द्वारा चुनी जाती है। तो वैसे सरकार को क्या कहा जाता है? वैध सरकार कहा जाता है। और इसे दूसरे शब्दों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो जनता की जो सरकार होती है उसे वैध सरकार कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि वैध सरकार किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आता है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ का आना बिहार में तय है। 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई। तो देखिए बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए हुए जल के कारण क्या होता है कि बिहार में बाढ़ प्रत्येक साल आता है। और 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला, जिससे जान माल की अपार क्षति हुई थी। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आर्थिक विकास दो शब्दों से बना है, आर्थिक तथा विकास। जो आर्थिक विकास है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थिक तथा विकास। इसके अंतर्गत सभी मानवीय पूंजी, प्राकृतिक एवं तकनीकी संसाधनों का विकास सम्मिलित किया जाता है। और आर्थिक विकास के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मानवीय विकास को सम्मिलित किया जाता है, पूंजी के विकास को सम्मिलित किया जाता है, प्राकृतिक के विकास को सम्मिलित किया जाता है, तकनीकी संसाधनों के विकास को सम्मिलित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो आर्थिक 13 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वे क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, यानी पैसे की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, चिकित्सा आदि, ये सभी क्या हो गया? आर्थिक क्रियाएं हो गया। तो आपको समझ में आ गया है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, यानी पैसे की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखें। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को आपको लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बिहार राज्य के पिछड़ेपन के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पे देखिए अशिक्षा। बिहार में अशिक्षा क्या है? बहुत ही अधिक है। दूसरा जनसंख्या, बिहार की जो जनसंख्या है ये तेजी से बढ़ रहा है, ये भी क्या है? आर्थिक पिछड़ापन का कारण है। तीसरा देखिए तकनीक का अभाव। बिहार में क्या है कि तकनीक का अभाव है, तो ये भी क्या है? बिहार राज्य का पिछड़ेपन का कारण है। चौथा देखिए पूंजी एवं आधारित संरचना का अभाव। तो बिहार में क्या है बाबू? पूंजी का अभाव है और आधारित संरचना का भी अभाव है। जो बिहार राज्य है इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है, तो बिहार में पूंजी का भी अभाव है। तो यहां पे देखिए ये बिहार के क्या है? पिछड़ेपन के 4 मुख्य कारण है। पहला है अशिक्षा, आपको याद रखना है। दूसरा जनसंख्या, तीसरा तकनीक का अभाव और चौथा पूंजी का अभाव और यहां पे आधारित संरचना का यहां पे अभाव। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। तो उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र यानी जब कोई मजबूत देश क्या करता है कि अपने से कमजोर देश के ऊपर कब्जा कर लेता है और उस कमजोर देश का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण शुरू कर देता है और उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को, यानी जो कमजोर देश है उसको कब्जा में लिया गया है, तो उस कमजोर देश को ही क्या कहते हैं? उपनिवेशक कहते हैं। वो एक उपनिवेशक की तरह कार्य करता है, इसीलिए उसे उपनिवेशक कहते हैं। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटेन का एक उपनिवेशक था। जो जब भारत गुलाम था, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत गुलाम था। किसका गुलाम था बाबू? तो ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन क्या किया था कि भारत को अपने अधिकार में ले लिया था, यानी भारत यहां पे क्या था? कमजोर देश था, ब्रिटेन मजबूत देश था, तो इसको क्या किया था? अपने कब्जे में ले लिया था। तो भारत भी क्या था? एक उपनिवेश की तरह कार्य कर रहा था। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि उपनिवेश किसे कहते हैं। तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ शुरू कर देता है और उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। और भारत भी यहां पे देखिए 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटेन का उपनिवेशक था। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।